हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ गुलाम हामिद और आज हम सी शार्प की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपर्ट इन सी शार्प। तो इसमें होगा क्या कि मैं सी शार्प बहुत ही बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। और इस सीरीज़ के स्टार्ट करने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। और इवन कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त थे, काफ़ी ऐसे जानने वाले थे जो कि प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते थे, उन्हें प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आती थी। और इवेंचुअली वो फिर आफ्टर ग्रेजुएशन या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता था, ग्रेजुएशन के दौरान ही वो अपनी फील्ड चेंज कर लेते थे और या फिर ग्रेजुएशन के बाद उन्हें जॉब मिलने में मुश्किल होती थी या वो किसी और फील्ड में चले जाते थे। तो इसके पीछे जो बुनियादी रीज़न मुझे लगती है वो ये है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग की प्रॉपर समझ नहीं है या आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको प्रोग्रामिंग कभी भी समझ नहीं आएगी और आप हमेशा जो है फेड अप होके कोड करोगे, काम करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे उसको। तो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट था और मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, तो मैं खुद जो मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट था उसमें मैं फ़ेल हो गया था क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आती थी। ना तो मेरी मैथ की बेसिक्स अच्छी थी और ना ही मेरे पास जो है प्रोग्रामिंग का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके जो है दोबारा से सीखना शुरू किया और एक विर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे नवीद, उनका मैं प्रोग्राम देखता था पूरा यूट्यूब पे। तो अल्लाह खैर करे उनके लिए, उधर से मेरी प्रोग्रामिंग की स्किल्स काफ़ी अच्छी इस्टेब्लिश हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके चीज़ें बताते थे। और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने वही सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ा तो उसमें मेरा A+ ग्रेड आया और उससे मेरी एक ऐसी बेस बन गई कि उसके बाद दोबारा जो है मुझे प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई, इशू नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे पाकिस्तान की एक टॉप सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी मिल गई। वहाँ मैंने 6-7 साल काम किया और मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया। ज़्यादातर मैंने डॉट नेट में काम किया और डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे ASP.NET क्लासिक, ASP.NEट MVC, ASP.NEट कोर एक अलग फ्रेमवर्क है जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में ही आता है, ठीक है। और मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया, उसके बाद मैं किसी अमेरिकन कंपनी में काम करता रहा और अब मैं एक यूके की कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो तकरीबन 8-9 साल मेरा एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और मैंने डिफरेंट जगहों में काम किया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया। तो सम लाइफ में कोई ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको पे बैक करना चाहिए। तो अभी भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके छोटे भाई या जानने वाले ग्रेजुएशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में या उन्हें हेल्प चाहिए होती है तो वो मुझसे पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ। और बहुत से ऐसे भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं सी शार्प के या डॉट नेट के, लेकिन रीज़न उसकी ये है कि मैं ये लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में होगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि मसला ये है कि जो ज़्यादातर जो मवाद है वो या तो इंग्लिश में है जो लोगों को डिस्टर्ब करता है सीखने में, या फिर वो जो मवाद है वो बिल्कुल ही एकदम से वो प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का स्टार्ट हो जाता है। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और स्ट्रिंग बना दी, प्रोग्राम चला दिया और फिर आगे लूप्स आ गई, स्टेटमेंट्स आ गई। तो जो बेसिक जो उसके पीछे बिहाइंड द पिक्चर क्या चीज़ है या उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, कोर कंसेप्ट क्या है, वो जो है लोग नहीं समझ पाते। तो बेसिकली ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है तो ये उर्दू लैंग्वेज में ही होगी ताकि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उर्दू हिंदी उनको समझ आ सके। सबसे पहले जो हम थोड़ा सा डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है या डॉट नेट क्या है या सी शार्प क्या है। तो या मैंने सी शार्प ही क्यों चूज़ की है, जो हमारी जो लोकल
यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ ज़्यादातर और जो हमारी लोकल मार्केट है जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जो है ओन करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क को, और डॉट नेट फ्रेमवर्क को के साथ साथ ये सी शार्प लैंग्वेज को भी ओन करता है। अगरचा ये जो लैंग्वेजेस हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क और सी शार्प, ये ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं। इसका मतलब कि आप ये जो सी शार्प और डॉट नेट फ्रेमवर्क है, इसका सोर्स कोड आप देख सकते हैं क्योंकि ओपन सोर्स है, और इसकी कम्युनिटी आपको मिलती है, कम्युनिटी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल सी प्लस प्लस जावा की फैमिली से ही ताल्लुक़ रखती है सी शार्प, ठीक है। इसलिए अगर आपको सी शार्प बहुत स्ट्रांगली आती है तो आप सी प्लस प्लस को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तो आप सी शार्प को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जो अभी जो हम फोकस करने वाले हैं वो सिर्फ सी शार्प पे करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन में ये जो एक पेज शो हो रहा है जिसका पेज में है आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो इसमें बेसिकली इसने बताया हुआ है कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है ये बेसिकली आपकी सी शार्प, एफ शार्प और विजुअल बेसिक लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर कोई लैंग्वेज लिखी हुई है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रेमवर्क इटसेल्फ क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। आप सबको पता है कंप्यूटर बेस्ड करता है हार्डवेयर पर, ठीक है। और हार्डवेयर से मुराद मेरी सीपीयू है, मेमोरी है, ठीक है, और इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स कह लें आप, कंट्रोल्स हैं, ठीक है। और ये जो हार्डवेयर है ये जो ऑपरेट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है जिसको हम ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंड्रॉयड है, एप्पल है, ठीक है, विंडोज़ है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स है, यूनिक्स है, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ विंडोज़ की। जब आप विंडो लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक ब्लैक स्क्रीन आती है, वो बेसिकली उसका बेसिक सिस्टम होता है जिसको हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो वो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो क्या करता है, वो बूट करता है। बूट का मतलब स्टार्ट करता है हमारी ड्राइव को, सी ड्राइव को, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपने कंप्यूटर ऑन किया और कंप्यूटर की मेमोरी में ना, कंप्यूटर की मेमोरी में आपका बायोस कहीं स्टोर हुआ है, तो पावर के बटन ने इन्वोक किया बायोस को, जिससे आपकी ब्लैक स्क्रीन आपको शो होती है कुछ देर के लिए। और वो जो बायोस है वो आपकी सी ड्राइव में, अगर आपका नॉर्मली सी ड्राइव में आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है तो उसने उसको लोड करवा दिया, तो आपको विंडोज का लोगो शो होता है। उसके बाद आप लॉगिन करते हैं या लॉगिन के बगैर आपको डेस्कटॉप शो हो जाता है, ठीक है। अब मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके कोई फाइल पे क्लिक करता हूँ, वीडियो पे डबल क्लिक करता हूँ और वो वीडियो ओपन हो जाती है, ठीक है। मैं यूट्यूब ब्राउज़र खोलता हूँ, ब्राउज़र में जाके यूट्यूब लिखता हूँ और कोई वीडियो चला देता हूँ, ठीक है। अब वो जो वीडियो जा रही है वो ब्राउज़र पे जा रही है, ब्राउज़र इंस्टॉल हुआ है विंडोज़ पे, और विंडोज़ आगे से यूज़ कर रहा है आपके स्पीकर्स को, आपके मॉनिटर को, आपके बाकी सारे सिस्टम्स को। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए कि जितने भी आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम, वो डेवलप हो रहे हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क में। अभी हम लैंग्वेज में नहीं गए, सी शार्प में नहीं गए, हम किसी लैंग्वेज में नहीं गए, अभी हम बात करें फ्रेमवर्क की। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाता है फ्रेमवर्क से पहले डॉट नेट प्लेटफॉर्म,
ये अक्सर पूछ लेते हैं कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म है या फ्रेमवर्क है। बेसिकली डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर जो फ्रेमवर्क है उसका नाम भी डॉट नेट ही है। प्लेटफॉर्म कैसे है, देखें। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेल करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसकी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो विंडो क्या करती है, विंडो डेवलपर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें रह के आप विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट इतनी मेच्योर हो गई है, या माइक्रोसॉफ्ट में इतनी चेंजेस आई हैं कि उसने डॉट नेट कोर एक नया फ्रेमवर्क जो है रिलीज किया है। अब डॉट नेट कोर में ये है कि इस फ्रेमवर्क के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि एप्पल पे भी चलेगी, मोबाइल पे भी चलेगी, वेब पे भी चलेगी, लिनक्स पे भी चलेगी, यूनिक्स पे भी चलेगी, ठीक है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे पता है, जब हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको सी शार्प शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ये जो कोर्स बना रहा हूँ उन लोगों के लिए भी जिनको बिल्कुल नहीं पता प्रोग्रामिंग का और वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो अभी हम बात करें तो डॉट नेट प्लेटफॉर्म की। तो डॉट नेट प्लेटफॉर्म आपको डिफरेंट फ्रेमवर्क, डिफरेंट यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसमें रह के आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे डॉट नेट प्लेटफॉर्म आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको सीक्वल सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको और भी दूसरी यूटिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है और दूसरे कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी हम जो लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं वो तो सीखना चाह रहे हैं सी शार्प। लेकिन सी शार्प जो पार्ट है, सी शार्प इज अ पार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है। और अभी इसका नया फ्रेमवर्क आया है जो कि है डॉट नेट कोर, ठीक है। और उसका भी पार्ट है। अच्छा, तो ये हो गया। अभी फ्रेमवर्क क्या है या फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्या पड़ती है। फ्रेमवर्क क्या होता है कि हमने किसी सोसाइटी में घर बनाना है, ठीक है। तो घर बनाने के लिए सोसाइटी क्या कहती है कि हमें हम रोड प्रोवाइड कर देती है, वो हमें बिजली की सप्लाई प्रोवाइड कर देती है, पानी की सप्लाई प्रोवाइड कर देती है, कुछ बेसिक चीज़ें हमें वो प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। बाकी जो घर है वो हमने अपनी मर्जी से बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या करता है, वो आपको कुछ बेसिक ऑपरेशंस प्रोवाइड कर देता है, बेसिक रेडीमेड कोड प्रोवाइड कर देता है, बेसिक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है, और उसके थ्रू फिर आप अपना प्रोग्राम डेवलप कर लेते हैं, ठीक। जैसे मैं बात करूं ब्राउज़र, ये मैंने ब्राउज़र खोला हुआ है, तो इसमें अगर मैं टैब पे क्लिक करूं तो ये एक ब्रेव ब्राउज़र है जो मैंने खोला हुआ है, ठीक है, एक ब्राउज़र। और अब इस पे अगर मैं यूट्यूब लिखूंगा या मैं फेसबुक लिखूंगा तो फेसबुक का पेज लोड हो जाएगा। अब ये जो फेसबुक है ये तो एक अलग एप्लीकेशन है और यूट्यूब अलग वेब एप्लीकेशन है। लेकिन ब्राउजर क्या कर रहा है, ब्राउजर आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी एप्लीकेशन लोड हो जाए, ठीक है। वेबसाइट कोई भी हो सकती है। तो अगर ये स्ट्रक्चर ही नहीं होगा आपके पास तो आपकी फेसबुक कहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो फ्रेमवर्क यानी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे इसकी, अगर डेप्थ में जाएंगे तो हमें इस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम, ठीक है। तो हमारा मकसद जो है सी शार्प है, और जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे फिर हम ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सी शार्प को पे काम करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम इसका जो टेक्निकल नाम नाम है वो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सी शार्प में क्यों सीख रहा हूँ, सी शार्प का मुझे फ़ायदा क्या है। अगर मैंने विंडोज़ ऐप बनानी है, अगर मैंने मोबाइल ऐप बनानी है, अगर मैंने वेब बेस्ड एप्लीकेशन कोई बनानी है, इवन कि अगर मैंने कोई माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे जैसे माइक्रोवेव है या फ्रिज है या कोई ऐसा एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है, उसको मैंने प्रोग्राम करना है, जैसे टीवी है,
तो मैं सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ हो सकती है। इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज और अगर हमारे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो हम इस लैंग्वेज को सीख के दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट्स एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट आपको दो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, दोनों ही फ्री हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में, या आप विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी कर लें। तो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी हम यूज़ करेंगे, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा चला के कि कैसे चलता है। तो अगर आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इवन कि आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा अनप्रैक्टिकल लगता है, लेकिन आप सोर्स कोड लिख सकते हैं उस पर, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो खुद सेट ऑफ एक सेट ऑफ कमांड है, सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होती है, ठीक है। तो जो चीज़ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होती है तो वो आप तो नोटपैड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ कि हमने विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी इंस्टॉल कर लिया। तो मैंने अभी एक प्रोग्राम खोला है, कमांड लाइन, ठीक है। ये मैंने यहाँ सर्च बार पे लिखा CMD और मैंने एक प्रोग्राम खोल लिया कमांड लाइन। अच्छा, कमांड लाइन खोलने की रीज़न क्या है, वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करें कमांड लाइन के साथ भी, CMD के साथ भी, क्योंकि बहुत से ऐसे डेवलपर्स हैं या बहुत से ऐसे बिगनर्स हैं जो कि वो थोड़ा सा उन्हें घबरा पड़ता है इस स्क्रीन को देख के, और वो इसके साथ इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। हालांकि ये बड़ा बेसिक सा टूल है, सिंपल टूल है, आप अपनी कमांड लिखते हो, आपका काम फ़ौरन हो जाता है। अच्छा, ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसे हम कंसोल स्क्रीन भी कहते हैं, ठीक है। और हम बेसिकली अभी जो एप्लीकेशन बनाएंगे ना सी शार्प में, वो कंसोल बेस्ड होगी, कंसोल एप्लीकेशन ही होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हम करेंगे क्या। हम एक इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे, ये हमारा खुद का प्रोग्राम है। यहाँ पे तो मैंने CMD लिखी थी ना, ये विंडोज़ का प्रोग्राम है CMD। इस पर हम कुछ कमांड देते हैं, कुछ कमांड देते हैं और वो हमें कुछ प्रोसेस करके देता है। अब मैं कमांड्स गलत दे रहा हूँ उसे, तो वो आगे से कह रहा है कि ये कमांड्स रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, ठीक है। ये CLS क्लीन स्क्रीन रिकॉग्नाइजेबल है, तो जैसे मैं CLS लिखता हूँ तो वो स्क्रीन को क्लियर कर देता है, ठीक है। तो अभी ये देखें, जैसे लिखा हुआ है वेलकम टू सी शार्प प्रोग्राम, हम नंबर एंटर कर रहे हैं 6 और वो इसका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस तरह का एक प्रोग्राम बनाएंगे सी शार्प लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमारा टास्क होगा जिसमें हमने लिखना है राइट आ सी शार्प प्रोग्राम, और ये इसकी इनपुट है, और ये बताया हुआ है कि आपकी जो आउटपुट है वो इस तरह की हो। तो वो उसी तरह की थी जैसी मैंने दिखाई है, ठीक है। तो अभी जब आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, तो विजुअल स्टूडियो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ आपका .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, ठीक है। और उसको मैं चेक कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ .NET वर्जन। अच्छा, जो मेरे अभी जो सिस्टम में जो वर्जन है वो 8.0 है, ठीक है। और उससे पहले जब मैंने .NET लिखा था और उसके स्पेलिंग गलत है, तो उसने दोबारा कोई मुझे कहा था कि ये जो कमांड है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कंप्यूटर में या किसी भी प्रोग्राम में जो हमें इंटरफेस मिलता है उसमें हम वही ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि उसके लिए रिकॉग्नाइज्ड है, जिनको वो रिकॉग्नाइज करता है और जिनको वो प्रोसेस कर सकता है। ऐसी कोई कमांड देंगे या ऐसी कोई चीज़ देंगे जिसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो वो काम नहीं चलेगा। इंटरफेस का मतलब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं ना हम इसे, जैसे मैं लिखता हूँ वर्ड, ठीक है। तो ये देखें, ये इंटरफेस अलग है, इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी, और मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। ये देखें, ये बोल्ड कर दी है मैंने, इटैलिक कर दी है, हो गया ना। ये इसका इंटरफेस है, तो ये इसका इंटरफेस है,
ठीक है। अच्छा, ये जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, अगर आप इनको रिपीट कर लो, खुद से कर लो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं जी ड्राइव में जा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे एक अपना नया फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर के अंदर मैं अपना सी शार्प का प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ मेक डायरेक्टरी का मतलब नया फोल्डर बना दो, फर्स्ट लेसन ऑन सी शार्प। ठीक है, अब मैंने उसे कहा कि नया फोल्डर मुझे बना दो फर्स्ट लेसन ऑन सी शार्प के नाम से, वो उसने बना दिया। ठीक है, अगर मुझे इसको चेक करना है तो मैं एक मिनट, ये मैं इसका नाम लिखता हूँ, फर्स्ट लेसन ऑन सी शार्प। ठीक है, ये देखें, और इसको मैं dir भी करूँगा तो ये मुझे डायरेक्टरी, dir का मतलब डायरेक्टरी है, इसमें ये मुझे बता देगा कि ये जो फोल्डर है ना ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि ये जो हमारा फोल्डर बन गया है, जो कि ये देखें एम्प्टी फोल्डर है। ठीक है, अभी इधर कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी वो शो करवा रहा है एम्प्टी है, 0 बाइट। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि जी जो डॉट नेट है, अब ये भी एक कमांड है डॉट नेट न्यू, आपको नहीं आती तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली लोग इसलिए ऑफेंड हो जाते हैं, लोग इसलिए गिव अप भी कर देते हैं कि जो समझाने वाला इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, वो कोई ऐसी कमांड लिख देता है, वो कहते हैं यार इसे आता है, मुझे तो आता ही नहीं। आएगा लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है ना, बहुत सी ऐसी कमांड्स हैं जो मुझे भी नहीं आती। ठीक है, लेकिन वो देखने वाला समझता है कि इसने ये लिख दी है तो इसे आती है तो मुझे नहीं आती, तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए। अच्छा, डॉट नेट न्यू की कमांड मुझे बता रही है कि हम कितने न्यू टाइप के टेम्पलेट बना सकते हैं। वो कह रहा है कि हम 6 किस्म के न्यू टाइप के टेम्पलेट बना सकते हैं, और लैंग्वेजेस उन फ्रेमवर्क में, जैसे वो पीछे पेज खुला हुआ था जिसमें सी शार्प, एफ शार्प और वी डॉट नेट था। ठीक है ना, वो कह रहे हैं ये लैंग्वेज सपोर्ट होती हैं, यानी अगर कंसोल ऐप मैंने बनानी है तो वो सी शार्प, एफ शार्प, वी डॉट नेट किसी भी लैंग्वेज में बन सकती है। तो मैं अभी जिस लैंग्वेज में बनाने जा रहा हूँ वो है सी शार्प। तो मैं उससे कहता हूँ डॉट नेट, जैसे कहते हैं ना छोटे पानी लिया, तो ये मैं उसे बेसिकली कमांड दे रहा हूँ कि डॉट नेट न्यू कंसोल। ठीक है, वो कहता है जो हुक्म मेरे आका, उसने मेरी एप्लीकेशन बना के दे दी है मुझे पूरी डॉट नेट न्यू कंसोल में। और ये, अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो एप्लीकेशन मेरी न्यू बनी है ये किसने बना के दी है? ये जो मेरी न्यू एप्लीकेशन है ये कमांड लाइन ने बना के दी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बना के दी है, डॉट नेट फ्रेमवर्क ने बना के दी, ये बेसिकली डॉट नेट फ्रेमवर्क ने बना के दी है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हुआ हुआ है, वो उसके पास ये ऑप्शन है, या वो इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जब भी कमांड लाइन से मैं कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा और अगर वो फ्रेमवर्क इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, तो वो कमांड लाइन से इंस्ट्रक्शन सुनेगा, यानी कीबोर्ड से टाइप की तो वो उसे रिसीव हुई, रिसीव होने के बाद जो भी अगर वो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है ना, अब डॉट नेट को वो डांस करके दिखाओ तो डांस करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर उसे को डॉट नेट न्यू कंसोल करो तो वो हमें नई एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन बना के दे देगा। अच्छा, इसने क्या किया, एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर में ये देखें इतनी फाइल्स बन गई हैं। अब बंदा के यार ये इतनी फाइल्स क्यों बन गई हैं, ये प्रोजेक्ट फाइल बन गई है और ये प्रोग्राम डॉट सी एस बन गई। अब जो नया बंदा है वो इधर ही आके फंस जाता है, वो कहते हैं कि ये फाइल्स बनी है तो बनी क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। अगर आपने कभी टिकटॉक पे एडिटिंग की हो, या आपने कोई भी आपने कंप्यूटर का कोई काम किया हो, तो आप देखते हैं कि अगर आप टिकटॉक पे भी वीडियो बना रहे हैं तो टिकटॉक पे भी जब आप वीडियो बनाते हैं तो क्या होता है, आप ऑडियो किसी का यूज़ करते हैं, वीडियो क्लिप किसी का यूज़ करते हैं, इफेक्ट किसी के यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस आप कर रहे हैं एक चीज़ में, लेकिन जो आपकी वीडियो कंपाइल होगी, बन जाएगी, उसके बाद आपको एक सिंगल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना, अब सिंगल वीडियो क्या है कि वो एक बंदे के लिए एक सिंगल वीडियो है जो कि वो देख रहा है,
लेकिन पीछे उसके इफेक्ट भी लगे हैं और सब चीज़ें एम्बेड हुई हैं। तो वो जो चीज़ें एम्बेड हुई हैं या वो जो चीज़ें जो इफेक्ट थे या वो नहीं शो होंगे जो देखने वाला व्यूअर है, लेकिन कंपोज करते हुए उसे एडिट करते हुए बनाते हुए आपको शो होंगी। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ही समझ लो कि ये सपोर्टिंग फाइल्स हैं, ये चाहिए, इनका कोई ना कोई पर्पस है, इस पर्पस के थ्रू ही ये आपका सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल है और ये हमारे पास program.cs की फाइल है जिस पे हमने काम करना है। ठीक है, तो ये हमारी मेन एंट्री फाइल है जिसपे हम काम करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे, हम इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे कमांड लाइन में इंस्ट्रक्शन देनी है तो मैंने यहाँ पे देनी है, अगर मैंने वर्ड पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे करना है। जैसे वर्ड को ओपन करता हूँ, ये लॉन्च होती है एप्लीकेशन, तो मैं इधर कुछ भी लिखना शुरू कर देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट लेसन, मैंने लिख दिया, मैंने ऐसे इसे सेंटर पे ले गया, ठीक है, टैप करके मैं इस पे ऑपरेशंस कर रहा हूँ, ठीक है, इसके इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा काम हो गया। अच्छा, हम वैसे चेक करते हैं कि है क्या ये प्रोग्राम .cs। अब मैंने नोटपैड लिखा है, मैंने क्या नोटपैड एप्लीकेशन को बुलाया, उसे क्या मैंने ये प्रोग्राम ओपन करके दो मुझे, उसने क्या जो हुक्म मेरे आका, ये उसने मुझे प्रोग्राम ओपन करके दे दिया है और इसमें एक लाइन लिखी हुई है कंसोल डॉट राइट लाइन और साथ में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, हम देखेंगे कि ये क्यों लिखा हुआ है और इसकी रीज़न क्या है। तो अच्छा, इसी चीज़ को जो है हम विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं। तो मैं कोड लिखता हूँ, साथ में डॉट लिखा है, तो कोड मैंने इसलिए लिखा है जैसे नोटपैड का नाम जो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो सेटअप फाइल है, जो प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करती है, उसका नाम नोटपैड है। और अगर मैं बात करूँ विजुअल स्टूडियो कोड की, तो उसका जो एक्सी का नाम है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है, वो कोड है, और डॉट का मतलब है इसको ओपन करो। ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम, फर्स्ट लेसन ऑन सी शार्प पे, तो मैं कह रहा हूँ इसको ओपन करो, ये देखें खुल जा सिम से, फर्स्ट लेसन ऑन सी शार्प, ये हमारा पूरा प्रोग्राम फ्रेमवर्क ने हमें बना के दे दिया। ठीक है ना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं टर्मिनल में जाता हूँ, ये टर्मिनल में गया और देखते हैं क्या होता है। डॉट नेट रन, ये देखें, ये अभी इसने हमें एरर दे दिया, प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड सूटेबल फॉर एनी एंट्री पॉइंट। ये एरर क्यों दे रहा है, उसकी एक रीज़न है, लेकिन उस पर अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है ना, तो मैं अभी दोबारा इसको रिमूव कर देता हूँ और अभी कुछ भी नहीं है। और अभी हम, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन बनी है जिसमें हमारा जो गोल है वो जो सम वाली एप्लीकेशन है हमने वो बनानी है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है, और ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो ये जो हमने एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हमारी खुद की एप्लीकेशन होगी इस ये कंसोल की, जिसमें हम नंबर 1 नंबर 2 एंटर करेंगे और उसके बाद वो हमें सम करके दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, जैसे इधर मैं कमांड्स लिख रहा था, तो वही कमांड्स मुझे यहाँ program.cs की फाइल में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ, वो कहता है राइट अ C# कंसोल एप्लीकेशन विल डिस्प्ले द टाइटल ऑफ योर एप्लीकेशन, वेलकम टू माय C# कंसोल प्रोग्राम, इट शुड गेट इनपुट ऑफ 2 नंबर्स, शो देयर सम। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहता है कि जो टाइटल है वहाँ पे आपने ये शो करवाना है, जो एप्लीकेशन जब आपकी लॉन्च होगी ना तो आपने ये लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ Ctrl+C Ctrl+V से, और उसके बाद मुझे कहता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है जब ये शो करवा देगी तो उसके बाद ये एक मैसेज देगी जिसमें प्लीज़ एंटर 1 नंबर होगा, तो मैं एक नंबर दे दूंगा, फिर दूसरा नंबर मांगेगी और लास्ट में ये मुझे रिजल्ट शो करवा देगी। ठीक है, ये बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम है। अब क्वेश्चन ये आता है
कि इसको बनाएं तो बनाएं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वैसे इसके साथ हम सी शार्प की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये आज फर्स्ट लेसन है तो अभी उसको नहीं स्टार्ट करते। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम उसे भी साथ लेके चलेंगे ताकि हमें प्रॉपर चीज़ें समझ आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये मैंने वेलकम टू सी शार्प कंसोल लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके इधर लेके जाऊंगा, तो इधर लिख दूँ। ये देखें ये लिखा गया है, ठीक है ना, लिखा गया है ना। लेकिन ये तो वर्ड पैड है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कैसे लिखे, क्वेश्चन ये पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के लिए अलग तरीका है, उधर लिखने के लिए तरीका अलग है, ये समझना ज़रूरी है। अभी मैं इसको सेव करके अगर चलाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। चलाना है आपने, प्रोग्राम आपका खराब जा रहा है, आपने चलाना है उसको, आपने डरना नहीं, आपके पैसे नहीं लगेंगे। डॉट रन कर दिया मैंने, देखें कितने ज़्यादा एरर आ गए। एरर आ गए, कहता है कोमा डालो, कोमा एक्सपेक्टेड है, कहता है सेमी कोलन डालो लास्ट में, मैं डाल देता हूँ सेमी कोलन। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। सेमी कोलन से भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कहता है कोमे डालो, कोमे डाल देते हैं। अब इसमें आपने ना बोर्ड नहीं होना, क्योंकि इसको ना मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर तो आपको सी शार्प लैंग्वेज आती है तो आप फिर जब इसके जो सीरीज है थोड़ी एडवांस लेवल पे जाएगी, इंटरमीडिएट लेवल पे जाएगी, तब आप तब देखें, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ उस इंसान के लिए जिसको बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, बिल्कुल न्यू है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो अच्छा, तो बेसिकली अब थोड़ा एरर पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो नेम स्पेस नेम वेलकम है कुड नॉट बी फाउंड इन असेंबली, इसका मतलब वो समझ रहा है कि ये ना कोई असेंबली है नेम स्पेस नाम की। ठीक है, तो ये जो कंसोल है इसको वो क्या समझ रहा है, इसमें वो एरर नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं सी शार्प को ले जाता हूँ इसके साथ तो कुछ फर्क पड़ेगा, सेम एरर है। अच्छा, तो सी शार्प में जब भी हमने कुछ सीरीज, ये बेसिकली वेलकम जो है ये सीरीज ऑफ करेक्टर है, WELCOM स्पेस टू माई, ये सीरीज ऑफ करेक्टर है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको स्ट्रिंग कहते हैं, सीरीज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए अगर मुझे कोई सेंटेंस लिखना है, कोई लाइन लिखनी है, ठीक है, उसको मुझे लिखने के लिए डबल कोट यूज करने पड़ते हैं। तो मैं डबल कोट यूज कर लेता हूँ अपने कीबोर्ड से। अब ये कुछ और कह रहा है, अब कह रहा है ओनली असाइनमेंट, कह रहा है ये डबल कोट ये तब यूज होते हैं जब आपने किसी को इसको असाइन करना है, या आपने इसको कहीं पे स्टोर करवाना है, या किसी फंक्शन कॉल में इसको यूज करना है। ऐसे आप सिर्फ लिख दोगे तो इससे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इसका कोई फायदा नहीं है ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका लिखने का, क्योंकि ये यूटिलाइज नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखें ये एरर ना डिफरेंट हो गया, जैसे ही मैंने डबल कोट डाले हैं ना, अब वो कोई और बात कर रहा है, पहले वो कोई और बात कर रहा था। तो हम क्या करते हैं, हम क्या, हमारा मकसद क्या है, हम चाह रहे हैं कि जो हमारी कंसोल स्क्रीन है वहाँ पे ये हमारा जो मैसेज है वो शो हो जाए। ठीक है ना, हम कंसोल स्क्रीन में देखना चाह रहे हैं। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, यहाँ से हम विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। तो विजुअल स्टूडियो वो कमांड लाइन इंटरफेस था, इसमें हम विजुअल स्टूडियो जब ओपन करते हैं, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं ओपन प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, फर्स्ट लेसन ऑन सी शार्प, और ये प्रोजेक्ट फाइल है सी एस प्रोजेक्ट, सी एस का मतलब सी शार्प, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट है
ये लोड हो गया विजुअल स्टूडियो, ठीक है, और ये यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल अगर आपने यूज़ करना है, यानी आपने नीचे आउटपुट देखनी है प्रोग्राम की, टर्मिनल यूज़ होता है आउटपुट के लिए, तो एरर हमारा वही सेम आ रहा है जो कि अभी वहाँ पे आ रहा था, और टारगेट हमारे पास है ये कि हमने कंसोल में शो करवाना है, तो एक लाइन ही शो हो जाए, यही शो हो जाए, अभी हमारा इतना ही काम चल जाए, तो मैं समझूंगा 20% हमारा काम हो गया। तो जब मैं आपको कमांड लाइन में जब मैं कमांड लाइन पे आपको कमांड देते हुए दिखा रहा था, तो मैं आपको बता रहा था कि कमांड लाइन में हम कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं कंप्यूटर को कि भाई ये काम कर दो हमें, तो मैं उसे एक कमांड देता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कंसोल। कंसोल का मतलब ब्लैक स्क्रीन, राइट लाइन, कंसोल पे एक लाइन लिख दो, राइट लाइन, ठीक है, और उस पे कौन सी लाइन लिखो, उससे मैं कहता हूँ ये लाइन लिख दो, मेरा स्ट्रिंग लिख दो, ठीक है, और ये लास्ट में ये मेरी कमांड खत्म हो गई तो मैं सेमीकोलन डाल दूंगा, ठीक है। अगर नहीं डालूंगा, देखते हैं क्या कहते हैं, वो देखें, दोबारा इसने एरर दी है, और वो कह रहा है कि ये जो सेमीकोलन है ये एक्सपेक्टेड है, वो खुद से तो दे नहीं सकता, लेकिन वो आपको कह रहा है कि भाई सेमीकोलन डाल दो, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपकी लाइन खत्म हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वो पीछे बताया कमांड लाइन में कि आप कुछ भी लिख देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो उसके रूल ऑफ सेट हैं, जो उसकी कमांड है, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। अच्छा, तो अभी ये प्ले का बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये देखें, वेलकम टू सी शार्प कंसोल प्रोग्राम, ठीक है, हमारा 20% काम तो हो गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम कंसोल डॉट राइट लाइन है, और उसके अंदर जो भी मैं स्ट्रिंग लिखूंगा वो डिस्प्ले करवा देगा कंसोल स्क्रीन में जब प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंसोल पे अगर मैं ये अपना कर्सर लेके जाऊं तो ये मुझे बता रहा है कि ये कोई क्लास है, सिस्टम क्लास है, और इस पे लेके जाऊं कर्सर तो ये बता रहा है ये कोई मेथड है, फंक्शन है, ये बॉक्स भी बना हुआ है, ठीक है, और यानी एक मेरे पास क्लास है, ठीक है, वो कह रहा है मेरे पास एक कंसोल नाम की क्लास है, और उसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है, और वो फंक्शन एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग्स, दैट फंक्शन writes the output on the console screen। वो फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है और कंसोल पे डिस्प्ले करा देता है। अब क्लास क्या होती है और फंक्शन क्या होती है ये हम आगे जाके सीखेंगे, अभी आप इसको बस कमांड समझ के याद कर लेंगे, अगर हमें इसको बुलाना है तो हमें इसी नाम से बुलाना है, ठीक है। तो अदरवाइज जो है हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अभी स्ट्रिंग के साथ थोड़ा और खेलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कर दूं, कॉपी पेस्ट किया ये मैंने, शिफ्ट का अप की दबाई और मैंने ये कॉपी करके या मैंने पेस्ट कर दिया, अब क्या होगा, अब इसका मतलब कि ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और कंपाइल के हिसाब से, इसमें कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है, और ये देखें ये सारी स्टेटमेंट्स दोबारा से एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो अब इसकी मैं अगर मज़ीद जो है कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा तो वो जितना आप लिखोगे उतनी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, और अगर इधर कहीं पे मैं सेमीकोलन नहीं लगाता तो मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा,
दोबारा से वो एरर दे देगा। ठीक है, ये देखें ये एरर दे दिया इसने लाइन नंबर 19 पर, ये लाइन नंबर 19 है। ठीक है, तो ये सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसको हमने 10 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, 10 बार प्रिंट करा दिया। लेकिन अब वो कहता है, जो रिक्वायरमेंट बनाने वाला है वो कहता है कि भाई मुझे टेक्स्ट, नया टेक्स्ट चाहिए। नया टेक्स्ट ये है कि वेलकम टू सी प्रोग्राम एंड आई एम कॉलिंग आ कंसोल फंक्शन। ठीक है, अब ये देखें, ये पूरा मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर लिख रहा हूँ। ये इधर भी लिखना पड़ेगा, ये इधर भी लिखना पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, अगर मैं आल्ट का बटन दबाऊँ, आल्ट का, ये कर्सर यहाँ लेके आया हूँ और आल्ट का बटन दबाया मैंने, और अब मैं माउस को अगर प्रेस करूँगा ना और ऐसे सीधी लाइन खींचूंगा, तो ये देखें, एंड आई एम कॉलिंग अ कंसोल फंक्शन। ठीक है, एंड आई एम लर्निंग, ये देखें क्या हो गया, अब टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एंड आई एम लर्निंग सी शार्प, तो ये सारा आपका काम खराब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहा हूँ और उसमें मैं जो डबल कोट में मैं अपनी कोटेशन लिख रहा हूँ, जो मैं अपनी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टाइटल लिख रहा हूँ, वो मैंने डायरेक्टली फंक्शन के अंदर लिखी हुई है, और हर फंक्शन एक एक स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवा रहा है, ऐसे ही है। और अगर इस लाइन में चेंज है, अगर ये इस पूरे टेक्स्ट में चेंज है, तो इधर सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन सब जगह करना पड़ेगा। तो इसका कोई सोल्यूशन ऐसा हो कि मुझे एक जगह ही चेंज करना पड़े और सब जगह जहाँ जहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है वो रेफरेंस उसका कॉल हो जाए। उसका एक हल है, मैं ये जो सीरीज ऑफ करेक्टर है जिसको मैं स्ट्रिंग कह रहा हूँ, इसको मैं किसी जगह स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरा प्रोग्राम है ये तो स्टोर हुआ हुआ है वहाँ पे मेरी फाइल पे, जे ड्राइव में। ठीक है, लेकिन अगर ये मुझे स्टोर करवाना है, ये टेक्निकली फाइल में तो स्टोर हुआ हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, कोई क्लास कॉल कर रहा हूँ, उस पर कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और फंक्शन वो इस तरह का होता है कि वो पैरेंथेसिस के साथ स्टार्ट होता है और उसमें वो कुछ इनपुट लेता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये किसी जगह पे स्टोर करा देता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने किया क्या, मैंने ना ये जो वैल्यू है ये मैंने चाहिए कि मैं किसी जगह पे स्टोर करवा दूँ, और वो जो स्टोर करवाने वाली जगह है उसका मैंने नाम रख दिया माई स्ट्रिंग। ठीक है, यानी मैंने एक वेरिएबल ले लिया, जैसे हम मैथ में होता था ना, जैसे फॉर एग्जांपल लेट, सॉरी ये हम नोटपैड पे कर लेते हैं, जैसे मैथ में होता था ना हमारे पास, ये देखें लेट एक्स इज इक्वल टू 5, फिर हम कहते थे लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2, फिर हम कहते थे सम आ गया हमारे पास 7 का। ठीक है, क्योंकि हमने x और y को जमा कर दिया, हमने लेट कर लिया कि x कोई 5 कोई वैल्यू है जो कि x वेरिएबल में भरी हुई है, और 2 कोई वैल्यू जो y में भरी हुई है। जब x और y को जमा करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वैल्यू 5 और 2 ही भरी हुई है, तो जब वो एडिशन होगी उनमें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तकरीबन उस तरह का मैंने काम किया कि मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे आ, 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 बनाया है और उसको मैंने वैल्यू साइन कर दी है। लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग क्यों लिखना पड़ा स्टार्टिंग में, क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये जो सी शार्प लैंग्वेज है इसमें हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि हम कौन सी डाटा टाइप यूज कर रहे हैं। जैसे हमें
सी शार्प कंपाइलर में बताना पड़ा है कि हमें ये फंक्शन यूज़ करना है, उसमें हमें ये पास करना है और ये हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया, आप इसको डिस्प्ले करा दें। तो अब इधर मैं उसे बता रहा हूँ कि मुझे एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल बना दो जिसमें मैं ये अपना स्ट्रिंग रखवाना चाह रहा हूँ और उसकी जो डाटा टाइप है वो होगी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है कि ये एक डाटा टाइप है, ये भी एक क्लास है और ये मुझे बता रहा है UTF-16 कोड यूनिट, जिसका मतलब ये है कि UTF-16 कोड यूनिट का कि ये एक करैक्टर को जो है 16 बिट्स देता है, 2 बाइट देता है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि सीरीज ऑफ करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है और ये इसकी डाटा टाइप होगी, इसकी टाइप होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही ये मेरा काम हो गया तो मैं ये जो बीच वाली लाइन है इनको मैंने डिलीट कर दिया और इनके बीच में मैंने माई स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं चला के देखता हूँ प्रोग्राम में क्या फ़र्क आता है। प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ फ़र्क ये आया कि ये जो मेरा स्ट्रिंग था ये मैंने अपने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और वो वेरिएबल अब जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है क्योंकि वो इसकी वैल्यू होल्ड करता है तो वो एज ए रेफरेंस यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं अब करूँ वेलकम टू सी शार्प कंसोल प्रोग्राम एंड आई एम यूजिंग सी शार्प लैंग्वेज, आई एम हैविंग फन, ठीक है। अब जो भी मैंने लिखना था मैंने लिख दिया इस लाइन में और ये सब जगह वही हो गया, ठीक है। तो इधर से हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि हमें वेरिएबल्स क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसमें हमें बहुत सा डाटा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी पड़ती हैं और उन वेरिएबल्स पे हम कुछ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ऑपरेशंस करना बड़ा इजी हो जाता है। जैसे मैं एक ऑपरेशन आपको करके दिखाता हूँ, टू अपर, ये कोई ऑपरेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी मैं, चले मैं फर्स्ट फर्स्ट वाले भी करता हूँ, देखें अभी फर्स्ट वाले भी मैंने फॉर एग्जांपल ऑपरेशन किया, बाकी को रहने दो। अब जो मेरी फर्स्ट लाइन है ये सब कैपिटल में चली गई है, अपर केस में, और नीचे मेरी जितनी भी लाइंस है वो नॉर्मल वैसी छोड़ दी। तो मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब ऑपरेशन तो अगर मैं इसके साथ लगा देता हूँ तो यहाँ पे भी वो मुझे फैसिलिटेट कर रहा है डबल कोट्स के साथ भी, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसी में ये काम करना है तो कहीं पे जाके नीचे जाके ये जो स्ट्रिंग है, माई स्ट्रिंग है, ये मुझे यूज़ करना पड़ता है और मुझे ये टू अपर करना है। तो अब मैंने क्या किया, सब जगह कर दिया, मैंने माई स्ट्रिंग को टू अपर करके माई स्ट्रिंग में वापस स्टोर करवा दिया। तो अब ये सब जगह आ जाएगा मुझे, वेलकम टू सी शार्प कंसोल, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि वेरिएबल यूज़फुल है, आगे जब हम डेप्थ में जाएंगे तो वेरिएबल के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ये भी सीख ली कि जैसे वर्ड पैड में हम बड़ी इजीली वर्ड पैड को ओपन करते हैं और ओपन करके हम सीरीज ऑफ करैक्टर और स्ट्रिंग लिख देते हैं, तो वो काम इतना इजी नहीं है सी शार्प में। हमें कोई फंक्शन, कोई चीज़ कॉल करनी पड़ेगी, हमें उसे बड़े स्पेसिफिक तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, वो हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी जानने वाली है, ये मैंने इक्वल का साइन भी डाला था साथ में। इक्वल का मतलब असाइनमेंट है, ठीक है। ये जो इक्वल है ना, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। असाइनमेंट का मतलब है कि मैं तुम्हें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ इसकी, अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो एरर आ जाएगा, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अगर मैं इसकी टाइप नहीं दूंगा तो भी एरर आ जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि अगर मुझे टाइप नहीं पता, एक्सप्लिसिटली मैं नहीं बताना चाह रहा, खुद से नहीं बताना चाह रहा, तो मैं ऐसे वार्ड दे दूंगा। तो जैसे ही मैं वार्ड लिखूंगा, वार का मतलब कोई भी वेरिएबल,
तो वो खुद ही एज्यूम कर लेगा कि ये आपने कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर की, क्योंकि जो राइट साइड पे जो मैंने वैल्यू दी हुई है वो इसको देखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर 5 कर दूँ और चलाऊँ इसको, सब जगह 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर है, डायनामिक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इधर स्ट्रिंग कर दूँ अब नहीं चलेगा, ये देखिए चला ही नहीं, एरर दे दिया उसने। कहता है कि ये नंबर है, एक नंबर है जिसे हम इंटीजर कहते हैं, आप उसे एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहे हैं, तो ये भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लेता हूँ, आप मुझे डबल कोट्स में देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, उसके अंदर कुछ भी लिखा हो मुझे उससे लेना देना नहीं है। ये देखें। अच्छा एक और काम, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि इसके अंदर ये देखें ये स्पेसिस है। अच्छा ये स्पेसिस यहाँ पे भी हैं, इधर, यानी अगर मैं ऐसे इतना ज़्यादा एंटर करके मैं इसको नीचे ले गया हूँ और मैं देखता हूँ इसकी आउटपुट क्या है, आउटपुट दोबारा साथ साथ ही, क्योंकि ये जो स्पेस है ये एडिटर की स्पेस है। कंसोल एप्लीकेशन को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा स्पेस देते हैं। सेमी कोलन में स्पेस दे दें, कोई मसला नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, चल जाएगा काम। और ये देखें इधर हम स्पेस देंगे तो इसको भी चला के देखते हैं, ठीक है, ये देखें उसने एक्सेप्ट कर लिया इसको, लेकिन इसके बीच कोई डाल दूंगा मैं करेक्टर तो वो अब नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो इसको भी रिगार्ड कर रहा है। लेकिन इधर स्पेस दी, इधर मैटर करेगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, सेट ऑफ करेक्टर है, तो जब स्ट्रिंग के अंदर आप स्पेस भी डाल रहे हो तो स्पेस भी काउंट होगी। ये देखें आउटपुट खराब होगी, वेलकम टू माय, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यारा कर लेते हैं और वापिस फर्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, ठीक है। और ये हम दोबारा हमने एक ही लाइन प्रिंट करवा दी और हम इसको एग्जैक्टली वैसे ही कर लेते हैं जैसा हमने जैसे हमारा टास्क है, ठीक है। कुछ टीचर जो है माइंड करते हैं, वो कहते हैं कि जैसा लिखा हुआ है आपके टास्क में आप एज इट इज़ वैसे ही लिखें। हालांकि होना ये चाहिए कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में तो जो क्लाइंट मांग रहा है, जो आउटपुट मांग रहा है, आपको वैसी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसे लर्निंग के एस्पेक्ट से देखें तो प्रोग्राम चलना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने उधर सेमी ये मार्क था और इधर आपने नहीं डाला या कोई डॉट डॉट डाल दिया आपने, कोई स्पेशल करेक्टर डाल दिया, ठीक है, काम कर रहा है, वेरिएबल में स्टोर करवा रहा है स्टूडेंट और राइट लाइन यूज़ कर रहा है और राइट लाइन यूज़ करके जो है वो स्ट्रिंग स्टोर करवा के वो डिस्प्ले करवा रहा है, तो ठीक है उसके लिए। अच्छा तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छा कर लेता हूँ। एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसको सेंटर में ले जाऊँ ऐसे स्पेस दे के, क्योंकि मैंने आपको बताया डबल कोट्स में जब हम स्पेस देंगे तो वो स्पेस की रिगार्ड करेगा, उसका एहतराम करेगा, उसको इज्जत देगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है मेरे पास कुछ स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, जैसे टैब है, मैं बैकवर्ड टैब प्रेस करता हूँ और साथ में टी का बटन दबाता हूँ तो ये इस तरह से बन जाती है। इसका काम भी स्पेस देना है, ये देखिए ये ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो लाजमी नहीं है आपको हर किस्म के स्ट्रिंग लिटरल का पता होना चाहिए। अगर आप अभी मैं 2 स्ट्रिंग लिटरल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये भी इनफ है आपके लिए, ठीक है ना। एक मैंने न्यू लाइन के लिए यूज़ कर लिया स्लैश एन करके, ठीक है, और दूसरा मैंने यूज़ कर लिया टैब का, उससे जो मेरा जो मैसेज है वो सेंटर में चला गया। और ये जो डिफ़ॉल्ट कोड है, ये कुछ डिफ़ॉल्ट लाइन है, ये कंपाइलर की तरफ से ही आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर रही है कि आप किस, जैसे ही आप कोड रन करते हो आपको आपकी कंसोल शो होती है
और उसके बाद वो कहता है प्रेस एनी की, क्लोज दिस विंडो। जिस ज़माने में हम सी शार्प सीख रहे थे या इसका जो पुराना वर्जन है डॉट नेट फ्रेमवर्क, उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। उसमें जैसे ही आप ये कोड चलाते हैं तो कंप्यूटर इतनी स्पीड से चलता है कि ये विंडो ऐसे शो होगी आपको, एकदम से ब्लिंक होगी और बंद हो जाएगी, आप अपना मैसेज नहीं देख सकेंगे। उसके लिए आपको कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, आपको रीड लाइन का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और आपको जैसे मैं अभी एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। अदरवाइज मैं इधर से भी इसको क्लोज कर सकता हूँ, तो ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, लेकिन वो अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी शाप को जानते हैं या उन्हें प्रोग्रामिंग की समझ है, तो वो कह रहे होंगे क्लास प्रोग्राम कहाँ पे है, मेन फंक्शन कहाँ पे है, वो क्यों नहीं शो हो रहा। तो वो उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है कि हमने ये मैसेज अपना डिस्प्ले करा दिए यहाँ पे, और मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद जो है ना, हम कल जो है मज़ीद डाटा टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, और उसमें फिर डाटा टाइप्स और बाकी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अभी आपके लिए इतना ही है कि आप एक नया सी शार्प का प्रोजेक्ट बना लें, इंस्टॉलेशन कर लें, और कंसोल डॉट राइट लाइन को जो है आप यूज़ करके देखें कि कैसी आउटपुट आती है। और हो सके तो आप कंसोल डॉट राइट लाइन को गूगल पे भी सर्च करके देखें, और आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ने का अगर मौका मिल जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन सी शार्प, ठीक है। ये देखें, जैसे ही मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन की है तो ये ना इसकी पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये ओपन हो गई है, ठीक है। अभी ये सारे फ्लेवर इसके बताएगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन क्या कर सकता है, ठीक है। इस पे आप कितना काम कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल देगा आपको, ये एग्जाम्पल चला सकते हैं आप, कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन इतनी डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी हर चीज़ जो इंसानी दिमाग है वो बेसिकली क्रिएटिव है, चीज़ें बनाने के लिए है, नई चीज़ें तहलीक करने के लिए है, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। लेकिन वो ये नहीं है कि बस वो मेमोरी वो ये फंक्शंस याद कर ले और वो फंक्शंस याद करने की वजह से वो अच्छा प्रोग्रामर बन जाएगा, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये क्लास है और ये फंक्शन है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया। एक्चुअल में होता क्या है कि मुझे पता है बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे मेरे से, और वो खुश भी नहीं होंगे कि भाई इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया आपने इतनी सी चीज़ में। तो वो स्टार्ट कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये हमने प्रोजेक्ट बना लिया, ये हमारा हेलो हेलो वर्ल्ड आ गया, हेलो वर्ल्ड के बाद ये मैंने इंट एक्स इज इक्वल टू 5 लिख दिया, ये मैंने इंट वाई इज इक्वल टू 2 लिख दिया, और ये मैंने सम करा दिया, ठीक है। तो वो पीछे बैकग्राउंड ही नहीं समझ आएगा उसे, ठीक है। वो ज़रूरत जब तक आपको किसी चीज़ की पता नहीं चलेगी कि ज़रूरत क्या है उसकी, और मैंने उस चीज़ को इस्तेमाल कहाँ करना है, तब तक यानी आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे जब तक किसी चीज़ को, तो आप वो चीज़ सीख ही नहीं पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।